चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर हो चुका है, उसमें हम लोग रिलेशंस तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस का डेफिनेशन देखते हैं। पहले नोट कर लो फंक्शंस का डेफिनेशन। क्या होता है फंक्शन? देखो, फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शंस। आवाज आ रही है साफ साफ? ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब इसका डेफिनेशन नोट करो। आ रहा है बोर्ड पे साफ साफ? ठीक है, इसका डेफिनेशन नोट करो। डेफिनेशन क्या बोलता है? अ रिलेशन एफ, कोई रिलेशन एफ है, फ्रॉम अ रिलेशन एफ फ्रॉम a set capital A to a set capital B is said to be function if every elements of set A has one and only one image in set B। ठीक है, अब ये इमेज क्या होता है? ठीक, अब देखो यहां मान लो लिखा है 1 2 3 4 5, ये x है और ये क्या है? fx है। और ये रिलेशन क्या है? यहां से यहां f है। ठीक है, यहां से यहां का रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन f है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? डोमेन बोलते थे। और इस पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते थे? कोडोमेन बोलते थे। और इसमें जो जो आंसर आता है, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, 1 रखने पे 2 आया, 2 पे 3 आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 5 आया, 5 पे 6 आया, ये f है रिलेशन। मान लीजिए कि fx बराबर कुछ भी है x प्लस 1, तो x के जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो fx कितना आएगा? 1 प्लस 1 2, 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 3, 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4, 4 रखोगे तो 4 प्लस 1 5, 5 रखोगे तो 5 प्लस 1 6। इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज, ये याद रखना। ये 1 2 3 4 क्या है? हमारा डोमेन है। 0 1 2 3 4 5 6 पूरा सेट क्या है? कोडोमेन है। ये हम लोग सीख चुके हैं। और जो जो आंसर आया है वो रेंज कहलाएगा। ये ए है और ये बी है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एफ ए टू बी। ठीक है, कैसे लिखेंगे? एफ ए टू बी। ठीक, अब इसमें मेन जो समझने वाला बात है वो ये है कि देखो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते? फंक्शन सच दैट ए टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ए टू बी, ए से बी का फंक्शन, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे हम लोग फंक्शन को लिखेंगे। अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए। और एक रियल फंक्शन कहां से? सेट ए से
टू सेट बी, सेट ए से सेट बी का रिलेशन है ये, इज सेड टू बी फंक्शन, फंक्शन कहलाएगा कब, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए के हर एलिमेंट का हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब वन रखने पे जो इमेज आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वन रखने पे 1 2 भी आ जाए और ये 3 भी आ जाए तो आंसर नहीं, मतलब जिसका भी यूनिक अगर आंसर आ रहा है, हर वैल्यू पे यूनिक आंसर आ रहा है, जैसे 1 पे 2 आ रहा है, अगर 1 पे कोई एक और वैल्यू आ जाए, मान लीजिए कि कुछ ऐसा फंक्शन रखे कि 1 पे 1 भी आ जाए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक वैल्यू रखने पे अगर 2 आंसर आ जा रहा है तो वो तुम्हारा फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का जो एलिमेंट है उसका हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ये सब क्या है, देखो इसका इमेज है, मतलब आंसर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, और जिसका आंसर है उसको प्री इमेज बोल रहे हैं। तो सब का देखो सिर्फ एक आंसर है। एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लो ये ए है सेट और ये बी है, 1 2 3 4 5 6 x y z। अब x पे 1 आ रहा है, y पे भी 1 आ रहा है और z पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, फंक्शन क्या बोला था कि एक इनपुट पे मतलब किसी का भी एक ही आंसर आना चाहिए, सिंगल आंसर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम x रख रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर x रखने पे आंसर 2 आ जाए, x रखने पे आंसर फिर 3 आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं, मतलब हमारा आंसर सिर्फ एक ही आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। भले सबका सारे डोमेन का एक ही रेंज आ जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे अगर यहां दे दो fx बराबर 1, तो ये देखो x, इसको अब नंबर मान लेते हैं 1 2 3, तो देखो x के जगह पे 1 रखोगे तो भी 1 आंसर आएगा, 2 रखोगे तो भी 1 आंसर आएगा, 3 रखोगे तो भी 1 आएगा आंसर। कुछ भी रखो x के जगह पे आंसर क्या आएगा, 1 ही आने वाला है आंसर। ये चीज समझ लो लोग अच्छे से। एकदम सिंपल में अगर समझना चाहते हो, याद रखना ट्रिक की फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देखो सब तो रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन हम पढ़ ली, तो रिलेशन के बाद हम क्या पढ़े, फंक्शन। फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कैसा है स्पेशल रिलेशन, तो हर प्री इमेज का एक सिंगल इमेज ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि 1 का सिर्फ एक आंसर आ रहा है 2 का सिर्फ एक आंसर आ रहा है 3 का सिर्फ एक आंसर आ रहा है 4 का सिर्फ एक आंसर आ रहा है 5 का सिर्फ एक आंसर आ रहा है 6। वैसे यहां देखो 1 का सिर्फ एक आंसर आ रहा है 1, 2 का भी सिर्फ एक आंसर आ रहा है 1, 3 का भी सिर्फ एक आंसर आ रहा है 1। तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। फंक्शन क्या नहीं होगा, इसको मिटा दे। फंक्शन क्या नहीं होगा, तो देखो मान लो यहां लिखा है 1 2 3 4 और इधर लिखा है 6 7 8 9। 1 पे 6 आ जाए, 1 पे 7 भी आ जाए और 1 पे 8 भी आ जाए। 2 पे 6 आए, 2 पे 9 आए, 3 पे 8 आ जाए, 4 पे 9 आ जाए। तो देखो एक वैल्यू रखने से, हमारा एक वैल्यू रख रहे हैं ना 1 पुट कर रहे हैं, डोमेन जो हम पुट करते हैं इनपुट, तो एक डोमेन रखने से कितना आंसर आ रहा है 1 2 3। तो अब हमको आगे इन लोग का देखना ही नहीं है। एक पे कितना आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है, जो कि डेफिनेशन बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्री इमेज का सिर्फ एक और एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, लेकिन यहां एक प्री इमेज का एक डोमेन का कितना रेंज आ रहा है 1 2 3। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन नहीं है ये वाला फंक्शन नहीं है। लेकिन ये रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं। तो फंक्शन आज से हम लोग याद रखेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। कैसा स्पेशल है भाई, तो वो स्पेशल बता दिया कि एक इनपुट देने पे एक डोमेन पे एक सिंगल आंसर ही आना चाहिए। ये नहीं कि कभी 1 आ जाए कभी 2 आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक आंसर पे, एक डोमेन पे 2 आंसर आ जा रहा है, एकदम आसानी समझो, अगर एक इनपुट पे 2 आंसर आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अगर एक इनपुट पे 2 आंसर आ रहा है तो हम बोल देंगे ये फंक्शन नहीं है, ठीक है।
उम्मीद करते हैं समझ हो गया होगे। एक का सिर्फ एक ही इमेज आएगा, एक प्री इमेज का सिर्फ एक सिंगल ही आएगा। मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन से जोड़ के देखें तो अगर मान लीजिए fx बराबर कुछ भी फंक्शन दे दिया है, जैसे 5x + 3 कुछ भी दे दो, 5x + 3 कुछ भी, तो इसका मतलब ये x के जगह पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे दो आंसर नहीं आना चाहिए। जहां एक जैसे 1 पुट कर रहे हैं या 2 पुट कर रहे हो और 2 पुट करने पे दो आंसर आ जाए तो हम बोल देंगे वो फंक्शन नहीं। 2 पुट करने पे सिंगल आंसर आना चाहिए, सिर्फ एक आंसर आना चाहिए, तो वो कहलाएगा क्या? फंक्शन। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। फंक्शन कैसे लिखते हैं? अगर a से b का फंक्शन है, फंक्शन a to b, तो f सच दैट a to b ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अब होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ लेना, उसमें ज्यादा हम लोग नहीं घुसेंगे। रियल वैल्यूड ये होता है कि डोमेन भी रियल नंबर रहेगा और रेंज भी रियल, बस एकदम सिंपल में, ज्यादा अंदर नहीं घुसो, काम भी बन जाए अपना। तो डोमेन भी रियल नंबर रहेगा और रेंज भी रियल नंबर रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी आ जाए, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन समझ गए। अब हम लोग देखेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कुछ फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिटी फंक्शन। जहां आइडेंटिटी मतलब समझ आए वहां समझ जाना कि 1 रखने पे 1 आ रहा है। जैसे तुम खुद को मिरर में देख रहे हो तो क्या पाओगे? जैसे तुम खड़े हो मिरर में तुम ही दिखोगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा दिखेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। 1 पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब इन लोग का हम लोग एक एक करके ग्राफ बना के देखते जाएंगे। जैसे कोई और, मान लो कोई राम है, देख रहा है आईने में, तो मिरर में देख रहा है तो राम ही दिख रहा है। अगर श्याम दिखने लगे तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये 1 रखो तो 1 ही आए, 2 रखो तो 2, मतलब जो रखो वही आए, तो ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डेफिनेशन तुम लोग नोट करोगे। लेट, इधर से लिखते हैं, लेट कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? रियल नंबर, बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है समझ गए ना, कि वन डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो, इस टाइप का। बस ये याद रखना। कुछ इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अभी तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसे लिख रहे हैं फंक्शन को? तो f कहां? R to R, यही तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। माने डोमेन भी रियल और कोडोमेन भी रियल, या डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल, दोनों रियल नंबर रहे। मतलब हम रियल नंबर पुट कर रहे हैं तो रियल नंबर ही आ रहा है, यही रियल वैल्यूड फंक्शन है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है फंक्शन? तो y बराबर fx बराबर x, ठीक है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या लिखे? फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको लिख लो, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब इसको अब हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसका अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 कुछ भी रख लो। 1 2 3 -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3 -1 2 3। हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं? fx बराबर x का। देखो ये y ही क्या कहलाता है? x, एक तो x होता है जो तुम वैल्यू पुट कर रहे हो, तो x एक्सिस, और दूसरा जो x पुट करने पे जो आंसर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? y। ये जो fx है, देखो कोई भी फंक्शन है, fx बराबर 2x + 1, कोई भी फंक्शन है मान।
अब तुम इसमें x पुट कर रहे हो, पुट x बराबर 1, तो ये क्या आ जा रहा है, f1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये जो 3 है ये क्या है, ये y है। fx जो होता है वो क्या है, y है। तो y क्या है, fx। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए fx बराबर x का, तो चलो x की जगह पे 0 रखते हैं, तो x 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी 0, तो y भी 0। x की जगह पे 1 रखो तो fx बराबर 1, तो 1 पे 1। फिर x की जगह पे अगर 2 रखो तो यहाँ भी आंसर 2। 3 रखोगे तो 3, -1 रखोगे, कुछ गलत, हाँ -1 रखोगे तो -1 आ जाएगा। fx में f की जगह देखो ना, अगर -1 रखते हो तो क्या आएगा, x की जगह यहाँ -1, fx बराबर -1। मतलब समझ रहे हो ना, y बराबर x बोलने का मतलब है सीधा, x जो रख रहे हो y भी वही है। अगर y बराबर x है तो x 1 रखो तो y कितना आ गया, 1 आ गया। फिर -2 पे -2, -3 पे -3, इन सब को ऐसा मिला दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसका फंक्शन है, ये ग्राफ किसका है, y बराबर x का, या इसको हम लोग और अच्छे से बोलेंगे तो y बराबर fx बराबर x। कुछ भी डाउट हो कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, या कोई और हो कमेंट करना, उसके बाद पूछ लेना। तो आइडेंटिटी फंक्शन का क्या होता है, कैसा होता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से होके जाएगा। ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, एक कांस्टेंट सीधा लाइन होगा। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, तुम लोग अच्छे से बनाओगे तो सीधा लाइन होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। पहला हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब जैसे तुम मिरर में देख रहे हो खुद को, 1 है तो 1 दिखेगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा। उसके बाद ग्राफ बना लो उसका, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ये देखना है हम लोग को। डेफिनेशन लिख लेते हैं, डिफाइन द फंक्शन f सच दैट रियल r टू r मतलब रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू बाई, वही लिखा जाए, y बराबर fx बराबर c कुछ भी क्या है, कुछ भी कांस्टेंट लेना है तो मान लीजिए कि 5 है, ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी रियल नंबर रखोगे, ठीक है। और 5 क्या है, कांस्टेंट है। 5 is constant for each x belongs to r, ठीक है। तो अब डोमेन क्या है, डोमेन x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या है इसका, मतलब आंसर क्या आएगा, तो 5 ही आएगा। कुछ भी रखो 5 ही आ रहा है, fx बराबर 5, मतलब x का ये 10th में ही मिला था तुम लोग को, लेकिन फंक्शन के रूप में तुम लोग इसको नहीं जानते थे। अब हम लोग बनाएंगे एक ग्राफ, यहाँ लिख लो x डैश, यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y, और यहाँ लिख लो y डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, जितना लिख लो। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बना रहे हैं, fx बराबर 5 या y बराबर fx बराबर 5 का। तो देखो जब हम x 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 है, क्योंकि इधर x तो है ही नहीं कुछ। तो 0 पे कितना आ रहा है, अच्छा 5 है ना, तो थोड़ा सा एक और यहां ले लेते हैं, इधर लिख देते हैं y बराबर क्या है, fx बराबर 5, यहाँ ले लो 5, यहाँ ले लो 6। तो जब हम 0 रख रहे हैं x तो भी 5 आ रहा है, 1 रख रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, माइनस सब पे 5, मतलब कोई भी वैल्यू रखो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ऐसा सीधा लाइन बना देंगे, इसको क्या लिखेंगे, fx बराबर 5, y बराबर fx बराबर 5, मतलब x की वैल्यू जो भी रखो
y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y बराबर क्या है 5 है। x जो भी रहे y तो ऑलवेज 5, क्योंकि देखो कब चेंज होता, जब यहाँ 5 के साथ कुछ x वेक्स रहता तब तो x तुम 0 रख रहे हो तो यहाँ भी 0 पुट कर देते, x अगर 1 रख रहे हो तो यहाँ भी 1 पुट कर देते, तो fx का वैल्यू चेंज हो सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे x है ही नहीं, x यहाँ है ही नहीं इस RHS साइड में, तो LHS में तो तुम x का वैल्यू रखोगे, लेकिन RHS में रखने का मौका ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है रखने का। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये लाइन क्या है? कांस्टेंट, माने x का देखो वैल्यू चेंज हो रहा है, x का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6, जितना इंफिनिटी चले जाओ, इधर आ जाओ इंफिनिटी, लेकिन y का वैल्यू जो 5 है वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। ये 10th में भी तुम लोग देखे थे, बस इसको नाम से नहीं पढ़े थे कि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोले। जैसे fx बराबर दे दे 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, या fx बराबर दे दे 7x का पावर 3/2 प्लस 5x बस, या fx बराबर दे दे 4x, या fx बराबर दे दे x, जो हम आइडेंटिटी फंक्शन दिए थे। तो बस हमको ये देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाए। देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन था याद करो, 9th में पढ़े थे तुम लोग, कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या रहना चाहिए? 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, डॉट डॉट इंफिनिटी तक रहे, जितना भी रहे, लेकिन कभी निगेटिव नहीं होगा पावर, निगेटिव नहीं हो सकता है पावर, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है पावर। तो ये देखो इसमें पॉलिनोमियल वेरिएबल का पावर 2 है, ठीक है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं है ये पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में 3/2। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस, x का पावर 1। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस है, ये भी है। समझ गए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। अब कुछ हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। जो इससे पहले भी आइडेंटिटी फंक्शन देखे थे वो भी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब एक हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल 13। क्या बोलते हैं एग्जाम्पल 13? बुक में देख लेना, एनसीईआरटी में। डिफाइन फंक्शन f सच दैट r टू r, ये दिया है बाई, इसका डेफिनेशन क्या दे दिया है? fx बराबर x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू क्या है? r है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ऊपर वाला आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक में x रखो, समझते हो ना? fx क्या है? fx इज y, और जो उसके अंदर हम x पुट कर रहे हैं, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x, या ऐसा दे दे 5x प्लस 4, तो जो x पुट कर रहे हो वो x एक्सिस वाला है, और जो x पुट करने पे y का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है? y एक्सिस का। इसीलिए हम लोग fx को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। जो आंसर आएगा वो तो y एक्सिस से देखते हैं हम लोग। तो fx क्या होता है? y होता है। तो हम लोग एक में x लिखते हैं और एक में क्या लिखते हैं? y बराबर fx, और बराबर क्या दिया है यहाँ पे? fx बराबर x स्क्वायर। चलो एक इसका टेबल बनाया जाए। कुछ वैल्यूज हम लोग इकट्ठा करते हैं। कुछ भी लिया जाए, अपने मन से कुछ भी लेते हैं। तो 0 लो, 0 लो, तो x अगर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, x अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, x अगर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, x 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 रखोगे अगर तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर उसके बाद अगर -3 रखोगे तो 9 आएगा, और -4 रखोगे तो 16 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ बनाया जाए इसका। पॉइंट तो हम लोग को मिल गया है, चलो ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, अब हम लोग जब 0 रखे हैं तो आंसर कितना है? 0 आया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा और ऊपर बना लिया जाए, ये 9, वाई एक्सिस लिख लो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। देखो हम लोग माइनस नीचे क्यों नहीं बनाया, जरूरत नहीं, क्योंकि देखो y बराबर एफ एक्स कोई भी नेगेटिव नहीं आया, तो एक पॉइंट हमको क्या मिला, 0 रखने पे 0 और 1 रखने पे 1, वैसे ही -1 रखने पे -1 रखने, जब -1 रखे हैं तो भी क्या है 1, तो -1 और 1 मिलाओ, यहाँ आ रहा है, ठीक। फिर उसके जब 2 रखे हैं तो 4, 2 रखने पे 4, तो यहाँ पे कहीं आएगा, ये देखो x2 रखे तो आंसर कितना है 4 आया। फिर इधर -2 रखे हैं तो इधर भी 4 आया। फिर -3 रखे तो, सॉरी 3 रखे तो 9, यहाँ बना लो, -3 रखे तो इसमें भी 9, तो ये ऐसा u जैसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम टेढ़ा तिरछा हो जाए, मतलब समझ जाओ, u जैसा बनेगा ये। और भी 4 रखे थे, 16 आया तो उसको भी ऊपर बनाओगे, ऐसा u जैसा बनेगा, ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का बन गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब कि ऐसे ही एग्जाम्पल जो भी है, एग्जाम्पल 14 देखो, एक्स क्यूब का बनाना है। एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है, एफ आर टू आर रियल नंबर बनाना है, गिवन बाय एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, और यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, आर रियल नंबर। तो अब इसमें भी ग्राफ बना लोगे तुम लोग, ये यहाँ एक वो बॉक्स बना लोगे, एक में लिखो x, एक में लिखो y बराबर एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब लिखो। अब इसमें भी बनाओ, हम लोग खाली यहाँ रियल वैल्यू लेके उसका बनाएंगे। अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे 27 आएगा, यहीं तक रहने दिया जाए, हालांकि इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। -1 रखोगे -1 आएगा, -2 रखोगे -8 आएगा, क्यूब करके देख लो, और -3 रखोगे -27 आएगा। अब इसका अगर तुम लोग ग्राफ बनाओगे, प्लॉट करोगे ग्राफ पॉइंट वाइज लेके, तो एक 1 2 3 1 2 3 -1 1 2 3 -2 -3, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 पे 0 आया है, 1 पे 1 आया है, और -1 पे नीचे भी लिखना होगा ना, -1 -2 -3 -4 आ रहा है ना यहाँ तक, तो इसका ग्राफ, और 2 पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ ले लेंगे, -2 पे 8, तो मतलब इसका ग्राफ बनाओगे तुम लोग, -1 पे 1, तो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये एक्स क्यूब का है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा 4th, ये एग्जांपल से ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझ गए लोग। अब हमारा है रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, सब रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f सच दैट, देखो इसको कैसे लिख रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग, इसको फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज क्या लिख लिया जाए, या एक काम करो, रियल वैल्यू डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि
लिख लिया जाए फंक्शंस ऑफ टाइप, किस टाइप का, fx बाई gx, fx बाई gx दे दें, वेयर fx एंड gx आर क्या रहेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। वेयर कभी भी यहां हमारा gx जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन में लिखा रहे, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे या ऊपर 1 रहे नीचे पॉलिनोमियल रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन लिखेंगे। रैशनल नंबर की तरफ लिखा रहेगा रैशनल नंबर, जैसा रैशनल नंबर था ना वैसे ही समझो, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि f सच दैट कोई फंक्शन हमारा दिया है r टू r, ये एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, r टू r गिवन बाई fx बराबर 1/x, गिवन बाई fx बराबर 1/x, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, x कभी जहां तुमको दिखे ऐसा रैशनल फंक्शन, तुम सबसे पहले क्या बताओगे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, एकदम याद रखो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर x नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि x जीरो होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जहां तुमको रैशनल फंक्शन दिखे सीधे बता देना, मतलब कुछ फ्रैक्शन में लिखा रहे ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, या ऊपर पॉलिनोमियल है लेकिन नीचे पॉलिनोमियल नहीं है, तुम लोग सिर्फ ये बताओगे सबसे पहले कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा डिनोमिनेटर जीरो, x कभी जीरो नहीं होगा। अब देखो ये हम लोगों ने गलत लिखा था, अब मैं इसको सही से लिख रहा हूं, देखो f सच दैट रियल नंबर में, देखो ये क्या है, डोमेन है, ये वाला क्या रहता है, डोमेन रहता है। डोमेन क्या होता है, जो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x जो हम लोग पुट कर रहे हैं, तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो भाई ये तो बता रहा है कि फंक्शन में तुम पूरा रियल नंबर रखो, मतलब ये तो गलत हो जा रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, x जीरो नहीं चाहिए। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, r माइनस जीरो, क्या लिखेंगे, f सच दैट r माइनस जीरो, डोमेन क्या है, r माइनस जीरो है, मतलब रियल नंबर तो आप लीजिए लेकिन उसमें जीरो मत लीजिए, क्यों, क्योंकि जीरो पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये बस हम लोग डोमेन बताए हैं, क्या है, डोमेन, और इससे हम लिखते हैं जैसे r से r, तो अब यहां क्या लिखेंगे, टू r, ठीक है भाई, ये कोई भी रियल नंबर आ सकता है, समझ आया। एक और एग्जांपल देखो, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। एक और एग्जांपल इसका ये है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है fx बराबर 1/x माइनस 2, तो अब हम लोग बिना कुछ देखे रैशनल फंक्शन दिखा, हम चुपचाप लिख देंगे कि x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अब मतलब x नॉट इक्वल टू 2, मतलब जब x 2 रखोगे तभी तो x माइनस 2 जीरो होगा, तो मतलब x हमको 2 रखना ही नहीं है। तो अब इसका ये फॉर्म कैसा होगा, हम लिखेंगे फंक्शन डिफाइंड बाय सच दैट r तो रहेगा रियल वैल्यूड फंक्शन, ही सब r में से क्या माइनस कर दोगे, डोमेन में, मतलब पहला वाला जो रहता है डोमेन रहता है ना, फर्स्ट वाला डोमेन रहता है जो वैल्यू हमको पुट करना है, तो हम बोले पूरा रियल नंबर लिख सकते हैं लेकिन उसमें से 2 हटा दो, आंसर क्या है, कोई भी रियल नंबर आ जाए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये सही है। उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ रहे होगे, ठीक है। अब हम लोग क्या किया जाए, इसका ग्राफ बनाया जाए। किसका ग्राफ बनाया जाए, fx बराबर 1/x, यहां लिखना क्या जरूरी है, वेयर x नॉट इक्वल टू जीरो। अब साथ में अगर फंक्शन हम लिखे तो क्या लिखेंगे, f सच दैट रियल नंबर तो रखेंगे, r टू r ये भी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, कहीं n टू n दे देगा, जो भी दे, n मान नेचुरल नंबर, r में क्या रहना चाहिए, रियल नंबर में आप जो रख लो, बस जीरो नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग r माइनस जीरो, ये डोमेन है, जो पहला लिखते हैं वो डोमेन रहता है, से कहां,
रेंज कोई भी रियल नंबर, ये आर मतलब रेंज नहीं है ना, रियल नंबर है। पहला वाला जो लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखें एफ ए टू बी, तो ये क्या रहता है, ये पूरा हमारा क्या रहता है, डोमेन रहता है। और ये क्या रहता है, कोडोमेन। जो आंसर आता है वो रेंज। अब इसका हम लोग बनाए, मतलब जीरो नहीं रख सकते हैं। ग्राफ अगर तुम लोग बनाने चाहोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। जीरो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइंड है। और निगेटिव वाला वैल्यू रखोगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। अब ये ग्राफ कैसे मिलेगा, तुम लोग को इसमें पुट कर लो। जीरो नहीं पुट कर सकते हो, वन पुट करोगे तो एक टेबल अगर हम लोग यहाँ बना लें, एक टेबल अगर हम लोग बना लें यहाँ पे, तो ये क्या है, x, और दूसरा क्या है, y बराबर एफ एक्स बराबर 1/x। जीरो तो रख नहीं सकते हो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वन रखोगे वन आएगा, -1 रखोगे -1 आएगा, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 1.1/2 आ जाएगा, माइनस 0.5। 3 रखोगे तो 1/3 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर -2 रखोगे तो -1/2 आ जाएगा, और फिर -3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। इस टाइप से जाता जाएगा। अब यही सब पॉइंट सबको उठा उठा के प्लॉट करते जाओ। देखो अगर यहाँ कहीं 1 है, 1 रखे हैं तो हम क्या है, 1 है। 2 रखे हैं तो जब 2 रखे हो तो 1/2, 1/2 कहाँ होगा, ये देखो यहाँ 1 है तो इन दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। तो ये कहाँ आया है, ये है। ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये 1, ये 2, 1 2, 2 रखने पे कितना है, 0.5। और 3 रखो, और कम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 1 में 3 से डिवाइड दे रहा है, और कम हो जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा 4। ऐसे ही करते करते हम लोग ऐसा ग्राफ बनाएंगे। वैसे ही तुम लोग निगेटिव का भी ग्राफ बना लेना, ठीक है। सब प्लॉट करेंगे पॉइंट, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, प्लॉट करके देख लेना, ठीक है। तो ये हम लोग का रैशनल फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। द मॉड्यूलस फंक्शन, इसको इजीली समझा सकता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। द फंक्शन f such that r to r function, r to r real number to real number, defined by fx बराबर, ऐसा लिख दोगे तो इसको क्या पढ़ोगे, mod x, for each x belongs to r is called मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन कहलाएगा। तो अब देखो इसको मैं समझाता हूँ, मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो देखो मॉड एक्स बोलने का मतलब है, मॉड का मतलब बच्चे लोग एकदम शुरू की क्लास में पढ़ाया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग मॉड लगाते हैं, ठीक। जैसे मॉड 2 लिखा है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगा। मॉड -2 लिखा है, इसका भी क्या होगा, 2 होगा। मतलब मॉड का काम क्या है, वैल्यू को पॉजिटिव करके निकाल देना। मॉड का मतलब क्या है, वैल्यू को पॉजिटिव करके लिख, मतलब अगर निगेटिव भी है तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मॉड -9 लिखोगे तो आंसर क्या होगा, 9 होगा। मॉड का काम है पॉजिटिव कर देना। ये तो हम लोग ऐसे ही शॉर्ट में सीख गए। अब इसको एक अच्छे से थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं। बोलते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स हो सकता है या -x हो सकता है। समझा रहा हूं, यहां पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे क्या होगा, x इज लेस देन 0। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर आपने ये बोला था कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन यहां तो आपने एक पॉजिटिव आंसर लिखा है, एक निगेटिव लिखा है, ठीक है। तुम लोग भी सही हो। अब ध्यान से देखो, अगर तुमको 2 पॉइंट दे, पुट x बराबर 2 एंड x बराबर -2, कितना टाइम हो गया, 39 मिनट्स, ठीक है। अभी अपने पास टाइम है,
x बराबर 2। तो x बराबर 2 किस केस के लिए जाता है? इस केस के लिए। क्यों इस केस के लिए जा रहा है? क्योंकि जब भी x 0 से बड़ा रहे, x 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर रहे, तो हम लोग का मॉड x बराबर क्या होगा? x होगा। तो मॉड, इसके लिए कौन सा केस लेंगे? मॉड x बराबर x वाला केस लेंगे। तो मॉड 2 बराबर 2, सीधा पुट कर दो, f2 बराबर। अच्छा, अब जब हम लोग -2 ले रहे हैं तो -2 कौन सा केस है? दूसरा वाला केस है। -2 कौन सा केस है? दूसरा वाला केस है। क्यों दूसरा वाला केस है? क्योंकि पहले वाले में देखो सीधा बता दिया, जब तुम्हारा x जो है वो 0 से बड़ा रहे या बराबर रहे तो मॉड x बराबर x लेना, डेफिनेशन बताया है। दूसरा बता रहा है कि मॉड x बराबर तुम -x ले लेना। तुम लोग सोच रहे हो माइनस आंसर आ रहा, नहीं आ रहा, देखो ध्यान से देखो। मॉड x बराबर -x ले लेना। कब ले लेना? जब x जो है तुम्हारा 0 से छोटा हो। 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां देखो x बराबर क्या रखे हो? -2 रख रहे हो। तो -2 क्या है? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा के लिए हम लोग क्या लेंगे? ये लेंगे। तो इसमें f(x) यहां भी लिखो, f(x) बराबर हम लोग क्या लेंगे? मॉड x बराबर -x वाला हम लेंगे। किसके लिए? फॉर x इज लेस देन 0। तो f-2 को तुम लोग क्या लिखोगे? मॉड -2, फिर ये माइनस है पहले से, और x के जगह पे क्या लिख दो? -2। ये किसके लिए? फॉर -2 लेस देन 0। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तुम लोग सोच रहे थे ना माइनस आएगा, देखो प्लस आ गया, सीधा सा मतलब। अब यहाँ आते, ये एक एग्जाम्पल तुम लोग को समझाया। ये आंसर पॉजिटिव, ये भी आंसर पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पुट करोगे? इसमें तुम लोग हमेशा 0 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, मतलब हमेशा नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे। तो एक नेगेटिव पहले से है और फिर एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। समझ गए? चलो, नहीं समझे तो फिर से रिपीट करके 2-3 बार देख लो, बिल्कुल समझ आएगा। और फिर भी समझ नहीं आए तो मेरे को मैसेज करो, मैं बता दूंगा। ठीक है? ये क्या था? मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन। अब आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था, याद रखना, सिग्नम फंक्शन। तुम लोग सोच रहे होगे अरे सर कैसा कैसा नाम आ रहा है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है देखते हैं। ठीक, अच्छा हाँ, मॉड का ग्राफ अगर तुम लोग बनाना चाहो तो f(x) बराबर y बराबर f(x) बराबर मॉड x। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो कैसे बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, -1 -2 -3 -4, सबका ग्राफ भी देखते हैं। अब जब इसमें 1 रखोगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो ये पॉइंट मिला। 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, मॉड 2 2 होगा। 3 रखोगे तो 3 ही आएगा, 4 रखोगे तो 4 ही आएगा। तो मतलब कुछ इस टाइप का ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन। अब जब माइनस वैल्यू रखोगे तो -1 पे कितना आएगा? मॉड -1 1 ही आने वाला है, मॉड -2 2 ही आएगा, मॉड -3 3 ही आने वाला है। तो इधर भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है? f(x) बराबर मॉड x का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ f(x) बराबर मॉड x का मतलब वैल्यू हम निगेटिव में चले या पॉजिटिव में चले, हमारा जो आंसर हमको मिलना है, ये y एक्सिस बताता है ना आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव y एक्सिस पर ही आंसर आ रहा है। ठीक है, ग्राफ छूट गया था। चलो अब आगे देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या कहलाता है। तो लिखो द फंक्शन f R2R, रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय f(x) बराबर 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, और -1 if x is less than 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? is called, ये फंक्शन f(x) is called सिग्नम फंक्शन। एकदम ध्यान से देखो, इसका ग्राफ भी बनाएंगे। सिग्नम फंक्शन क्या कहलाएगा? तो
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब x 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जितना भी x ले लो, लेकिन आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। और 0 पे आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, और -1 पे क्या आ जाए 0 से छोटे के लिए मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या है -1 ही आए, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो -1 -2 -3 -4 सब के लिए क्या है -1 है, सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। इसका हम लोग एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। y एक्सिस x एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। तो 0 पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो हमको यहां पे एक पॉइंट मिल गया कि 0 पे 0 आ रहा है, ठीक। अब जब हम लोग 1 2 3 1 रख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 1 0 से बड़ा है, उसके लिए 1 आ रहा है, तो 1 के लिए 1 ये हो गया। 2 रख रहे हैं तो 2 भी 0 से बड़ा है, 2 भी मतलब x के ऊपर 2 रखें तो 2 भी 0 से बड़ा है, तो इसके लिए भी आंसर 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, 4 के लिए भी 1, 5 के वैसे ही अगर -1 रखोगे, -1 क्या 0 से छोटा है तो आंसर क्या आएगा, अगर हम x के जगह -1 रख रहे हैं तो बोलेंगे -1 0 से छोटा है तो आंसर -1 आएगा, -1 पे ये आ गया। -2 रखो, -2 भी 0 से छोटा है, -2 भी 0 से छोटा है तो भी आंसर क्या आएगा -1 आएगा। -3 भी 0 से छोटा है तो आंसर क्या आएगा -3। -4 रखोगे कहीं तो -4 भी 0 से छोटा है तो माइनस, तो हम लोग इस लाइन को ऐसा खींच दिए और इस लाइन को ऐसा खींच दिए, यही हमारा सिग्नम फंक्शन है। अभी ये सही नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइन को दोनों पे इंटरसेक्ट कर दें, इसका मतलब क्या है कि 0 जब रख रहे हैं तो 0 पे भी 1 आ रहा है, हालांकि 0 पे 1 नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ 0 वाले पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ पे भी 0 वाले पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 0 वाला पॉइंट खोखला कर दिए ना, वो वाला याद है तुम लोग को, जैसे 2 और 5 बनाना है ओपन इंटरवल, मतलब 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ 2 लिखते थे और यहाँ पे ऐसा 5 लिखते थे, और आंसर क्या होता था इनके बीच का, ये पॉइंट पे आंसर नहीं तो इसको खाली गोला बना के एक्सक्लूड कर देते थे, और अगर क्लोज इंटरवल रहता था तो इसको रंग देते थे, मतलब ये पूरा आंसर है। समझ आ रहा है? कितना टाइम हो गया 47 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड इसीलिए किए हैं क्योंकि जब भी 0 रहेगा, मतलब जब भी हम इस लाइन पे रहेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। अगर तुम इसको रंग देते हो इसका मतलब क्या है 0 पे भी हमको आंसर मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे आंसर कितना मिल रहा है 1, जो कि गलत है, इसीलिए इसको एक्सक्लूड कर दो। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो बताना, एक बार फिर से समझाता हूँ। 0 पे 0 है, ये पॉइंट मिला, अगर हम यहां भी रंग दें मतलब ये वाला लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन पे कहीं पे भी x क्या है, इस लाइन पे कहीं पे भी x 0 है, y एक्सिस पे कहीं पे भी x क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम इस लाइन से इसको इंटरसेक्ट कर दें, मतलब 0 पे हमको वैल्यू मिल गया ना, इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, वैल्यू मिल गया, कितना मिला 1, जो कि गलत है, 0 पे तो 1 है ही नहीं, 0 पे 0 है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। चलो रिपीट कर करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ आए तो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, पूछ लेना, ठीक। सिग्नम फंक्शन आ गया। अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो हम जैसे x को ऐसा ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है वो समझो। तो जैसे तुमको दे दिया है कि 2.63, तो क्या हमको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.63, तो हम इसको आंसर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, समझ आएगा तुम लोग को। 5.72 क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। फिर अगर ले ले -1.4, तो इसके लिए आंसर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। अगर दे दे -5.46, तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या ले लेंगे -4 ले लेंगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर क्या चल रहा है, देखो एक टेक्निक बताते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ लिखो 0 1
2 3 -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो जब हमारा 2.63 दिया, 2.63 किसके बीच में होगा? अच्छा, 5.73 को लिखना है तो उसके लिए और लाइन चाहिए ना। अच्छा छोड़ो, लोग नहीं लिख ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पहला क्या है? 2.63। 2.63 क्या कहाँ होगा? कहीं 2 और 3 के बीच में कहीं पे भी होगा। तो अब देखो, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें या परफेक्ट नंबर पूछें तो इसके लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 3 है। तो मैंने क्या लिया है? लेफ्ट साइड वाला लिया, मतलब कम वाला वैल्यू लिया है। 2.63 के लेफ्ट साइड में क्या है? परफेक्ट नंबर 2 है, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? 2 है, और राइट साइड में कौन सा इंटीजर है? 3 है। तो 2 क्या है? छोटा इंटीजर है, और 3 क्या है? बड़ा इंटीजर। तो याद रखना, नाम पे मत जाना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि हमको छोटा वाला इंटीजर लेना, जस्ट उल्टा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है? छोटा वाला। यहां दो इंटीजर है, 2.63, यहां कहीं होगा 2.63, दो इंटीजर के बीच में है 2 और 3, दोनों में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, 3 ग्रेटेस्ट है। तो हमको ग्रेटेस्ट नहीं लेना है, नाम पे मत जाना, नाम का जस्ट उल्टा है। हमको क्या लेना है? लोएस्ट लेना है। लोएस्ट इंटीजर कौन सा है इसके पहले? 2 ले लेंगे। अब अगर 5.72 ले लोगे तो 5.72 क्या होगा? 5 और 6 के बीच में कहीं होगा। तो अब इसमें भी देखो, दो इंटीजर के बीच में 5 और 6, तो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट का उल्टा क्या होगा? लोएस्ट। तो दोनों के बीच में जो छोटा है वो ले लेंगे। तो दोनों के बीच में 5 और 6 के बीच में छोटा कौन है? 5 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। नाम पे मत जाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब बड़ा इंटीजर हमको नहीं लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम का जस्ट उल्टा है, हमको छोटा लेना है। तो आंसर क्या ले लेंगे यहाँ पे? ये 5 ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिए? 2 लिए इसके लिए। अब -1.4 है, तो -1.4 कहाँ होगा? यहाँ कहीं पे मान लीजिए है -1, तो किसके किसके बीच है? -2 इंटीजर और -1 इंटीजर के बीच में। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है, मुझे अभी क्लियर हो जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हमको क्या लेना है? छोटा वैल्यू लेना है। तो इन दोनों में छोटा इंटीजर कौन है? 2 है, तो इसके लिए 2 लेंगे, -2 ले लेंगे। समझ रहे हो? इधर तो ये है ना छोटा और ये है बड़ा। अब -5.46, -5.46, तो -5.46 -5 और -6 के बीच में होगा। तो ये दोनों में छोटे, इसके और इसके बीच में, तो दोनों में छोटा कौन है? ग्रेटेस्ट के लिए क्या लेते हैं? छोटा वाला इंटीजर। छोटा वाला इंटीजर -6 है, तो ये -6, पहले मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, -6 ले लो। अब ऐसे ही आएगा लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लोएस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग क्या लेंगे? नाम का जस्ट उल्टा, बड़ा वाला वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। लोएस्ट जस्ट इसका उल्टा होगा, इसीलिए हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कितना मिनट हो गया? 53। ओके, जल्दी से समेटते हैं। अब जैसे देखो, जैसे कहीं दिया है mod x बराबर -1, -1 किसके लिए होगा? फॉर वैल्यू -1 के से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा। मतलब -1 और 0 के बीच में जब तुम चलोगे तो आंसर क्या होगा? ये देखो ना, नंबर लाइन पे ये -1 है और 0 है। अब इसके बीच में कहीं पे भी रहो, तो किन दो इंटीजर के बीच में है? इसके और इसके। हमको ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट में लिए क्या लेते हैं हम लोग? छोटा वाला लेते हैं। तो छोटा वाला क्या है? -1, हमेशा -1 होगा, ठीक है। अब अगर दूसरा mod x बराबर हम लोग लिख लेते हैं 0, किसके लिए? तो फॉर 0 से बड़ा या बराबर और फिर 1 से छोटा। अब देखो 1 से छोटे के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, यहां 0 यहां 1। अब इसके बीच में कहीं पे भी हम लोग रहें, इसके बीच में कहीं पे भी हम लोग रहेंगे तो लोएस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोनों इंटीजर में छोटा वाला मतलब 0, तो 0 लिखा है। फिर अगर रहे अब क्या है, एक मिनट, अब अगर आंसर 1 आए तो 1 किसके किसके बीच में रहेगा? तो होगा, तो देखो 1 और 2 के बीच में कहीं भी रहे तो इन दोनों में छोटा इंटीजर कौन है? ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? छोटा वाला इंटीजर। तो यह हो फॉर 1 से बड़ा या बराबर x और 2 से छोटा। फिर अगर x बराबर हम लोग ले लें
2। तो क्या होगा फॉर किसके लिए होगा 2? अब यहाँ देखो 2 और 3 लो, तो 2 और 3 के बीच में कहीं भी रहे, तो 2 से बड़ा या बराबर रहे और 3 से छोटा रहे, तो आंसर क्या लेंगे? 2 लेंगे। दोनों में से हमेशा हम लोग छोटा वाला लेंगे। इसका ग्राफ तुम लोग बना लेना। ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे? इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाया जाए? किसका ग्राफ हम लोग बना रहे हैं? fx बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैसे ही नेगेटिव में ले लो, -1 -2 -3 -4। तो जब भी तुम 1 और 2 के बीच में रहोगे, 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या बोले थे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, मतलब 2 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो जब भी इन दोनों के बीच में रहोगे 1 और 2 के बीच में, तो हमारा आंसर क्या लेंगे? हम 1 लेंगे। 1 रहे या 1 और 2 के बीच में रहे तो आंसर 1। तो हम लोग आंसर 1 आ रहा है तो आंसर y एक्सिस वाला होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ध्यान से देखो, ये किसके लिए है? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। 2 को लेस देन 2 है खाली, इसीलिए इसको एक्सक्लूड किया है, और 1 के इक्वल है इसीलिए इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में होगा तो 2 आएगा आंसर। 2 और 3 के बीच में आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये यहाँ पे खाली जगह बना दो ताकि 3 के इक्वल नहीं है। ये किसके लिए हम लोग बनाए हैं? ये हम लोग बनाए हैं तो 3 के इक्वल नहीं है ना, बस लेस देन 3, इसीलिए यहाँ 3 पे नहीं है। 2 पे क्यों नहीं ऐसा सर्कल बनाया है? क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है। 2 पे ग्रेटर देन इक्वल टू माने 2 के बराबर भी हो सकता है। वैसे ही अगर तुम लोग 0 और -1 के, अच्छा 0 और 1 के बीच में चलोगे तो क्या होगा? 0 होगा हमेशा। 0 और 1 के बीच में क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, अब अगर तुम लोग चलो 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में क्या होगा? इसमें तो 0 और 1 के बीच में तो 0 ही होगा, छोटा वाला। 0 और -1 के बीच में बनाओ, ये -1 और ये 0। तो जब भी 0 और -1 के बीच में रहेगा मतलब -1 से बड़ा या बराबर रहे x और 0 से छोटा रहे। तो 0 के सामने में तो भी आंसर क्या आएगा? इन दोनों के बीच में छोटा वाला कौन है? -1 है, तो -1 आएगा। तो आंसर -1, लेकिन यहाँ 0 पे एक्सक्लूड रहेगा क्योंकि ये 0 के इक्वल यहाँ नहीं बता रहा है, ठीक है। और ये लाइन ऐसा बनेगा, फिर इन दोनों के बीच में ऐसा, फिर इन दोनों के बीच में ऐसा। ये नहीं समझ आया तो बताना। ये लोएस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ऐसे ही सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, नाम का जस्ट उल्टा है। ऐसे ही लोएस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे एक दो चीज देख लेते हैं, जैसे कितना टाइम हो गया? 58 हो गया। जल्दी से देखते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो अलजेब्रा में क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो हम लोग पहले देखते हैं एडिशन ऑफ टू, इसको भी डाल दो, टू रियल फंक्शंस। दो रियल फंक्शंस का, तो एक फंक्शन दे दिया f x से r, ऐसे ही लिखते हैं ना, और एक फंक्शन दे दिया है g, ये भी कहां से कहां है? x से r, सेम डोमेन रेंज होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं? इन दोनों का एडिशन। तो f प्लस g होगा इन दोनों का एडिशन। f प्लस g कहां से होगा? वो भी x से r, सिंपल। इसको मत सोच लेना x प्लस x 2x ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? f प्लस g ऑफ फंक्शन x बराबर fg प्लस fx, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब अगर सब्ट्रैक्शन के लिए बस बीच में माइनस लिख दोगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर वही ले लो f सच दैट x से r और f सच दैट x से r, सॉरी g दूसरा वाला क्या है, g दूसरा फंक्शन g है x से r। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, f इंटू जी, हाँ f इंटू जी ऐसा लिखो, f इंटू जी सच दैट क्या लिखा जाए, f इंटू जी सच दैट x टू r। या हम लोग क्या लिखेंगे, f इंटू जी किस पे, f इंटू जी ऑफ x, x का f भी जी का x का फंक्शन है, g भी x का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू fx इंटू gx। ठीक, अब अगर डिवाइड आ जाए तो डिवाइड में क्या लिखोगे, यहाँ डिवाइड डाल दो, यहाँ डिवाइड डाल दो, यहाँ भी डिवाइड डाल दो, बस क्या बता दोगे, वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, जैसे बताया था जहाँ रैशनल फंक्शन दिखे। तो चलो ये इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। अगर तुम लोग पढ़ोगे और आगे रिस्पॉन्स करोगे, जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को एक दिन में कंप्लीट करके मेरे को रिप्लाई चाहिए तुम लोग का, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना। चलो ठीक है, थैंक यू।